आप सभी का स्वागत है प्रयास आर्ट्स क्लासेज में। हम लोग कल तक जहां तक पढ़े थे कल के वीडियो में, आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। उसमें कल तक जहां तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो के बारे में। और कल बताए थे यह सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। उसी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा देखिए, कहता है संभवतः, संभवतः का मतलब संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यहाँ पर देखिए, थोड़ा क्या है ना, एनसीईआरटी में शब्द कठिन रहता है। शब्द क्या रहता है? कठिन। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है शहरी केंद्रों का मतलब क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता ज्यादा किस लिए जाना जाता है? उसका नगर नियोजन प्रणाली यानी शहरी विकास प्रणाली इतना अच्छा था ना, इसलिए हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता इतना फेमस क्या है, इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो वो अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए यानी शहर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शहरी केंद्रों मतलब शहर के केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। शहरी केंद्रों का विकास मतलब उसका नगर नियोजन प्रणाली इतना विकसित था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित हो गया। यही है। तो कहता है हड़प्पा, पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसका नगर नियोजन प्रणाली। क्या है? नगर नियोजन प्रणाली। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ें। क्या क्या? मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता का मतलब क्या हुआ? शॉर्टकट पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, शॉर्टकट देखते हैं। देखिए, हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। बताया मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। कैसे प्रसिद्ध पुरा स्थल? तो बताए थे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। और इससे तो सबसे प्रसिद्ध है कि मोहनजोदड़ो से ना सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी, ये सब कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। इसलिए भी मोहनजोदड़ो इतना प्रसिद्ध है। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा। कल बताए थे हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर जो था वो कौन था? हड़प्पा था। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दो तरह के होते थे। दो भागों में नगरों को बांटा गया था। एक था दुर्ग शहर, एक था निचला शहर। दुर्ग शहर में केवल उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग शहर छोटा आकार का था, आकार में छोटा था, परंतु वो ऊंचा स्थान पर बसा था, ऊंचाई के स्थान पर बसा था। और दुर्ग शहर में ना बड़े बड़े लोग निवास करते थे, राजा महाराजा शासक वर्ग के लोग निवास करते थे दुर्ग शहर में। और निचला शहर में क्या होता था? निम्न वर्ग के लोग यानी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के जो क्या कहते हैं ना, जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे वो निचला शहर में निवास करते थे। और निचला शहर आकार में बहुत बड़ा था लेकिन वो क्या था? नीचे बसा हुआ था। और दुर्ग शहर आकार में छोटा ही था लेकिन वो उच्च में बसा हुआ था, ऊंचाई पर बसाया गया था उसको। तो ये देखिए, बस्ती दो भागों में विभाग था। कितने भागों में? दो भागों में विभाग था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर, मतलब जो छोटा था वो ऊंचाई पर था। जो दुर्ग भाग बता रहे हैं ना, वो छोटा आकार का था लेकिन वो कहाँ था? ऊंचाई पर बसाया गया था, ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा, मतलब जो अधिक बड़ा था वो दूसरा था लेकिन वो नीचे बनाया गया था। कहाँ? नीचे बनाया गया था। पूरे तत्विदों ने इसे ना ऐसे ही दर्शा दिया है चित्र में, हम बाद में मैप देखेंगे। तो ये समझ में आ गया ना। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा मोहनजोदड़ो का परिचय कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? यहाँ से पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किए थे। और कौन किए थे? तो खोज करता है आर.डी. बनर्जी। कौन है? आर.डी. बनर्जी। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। आर से राखल, डी से दास, अब बनर्जी तो लगा ही है। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। खोज करता कौन है? आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी है। बात करते ये कहां पर है? तो मोहनजोदड़ो ना सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहां है? सिंध प्रांत। और सिंध कहां है? पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित कहां है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो नदी होगा क्या होगा? सिंधु नदी। सिंधु नदी। देखिए, सिंधु नदी ना पाकिस्तान में ही ज्यादातर बहता है। सिंधु नदी का 70% हिस्सा पाकिस्तान में ही बहता है, मात्र 30% ही कहाँ है? भारत में। 70% पाकिस्तान में ही है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ का एरिया है? ये पाकिस्तान वाला एरिया में। तो कौन नदी के किनारे होगा? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद मोहनजोदड़ो
किस प्रांत में? तो सिंध प्रांत में। इसका खोज कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने किए थे। और कब किए थे? 1922 में। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और थोड़ा याद रखिएगा, आप यहाँ पर लिख देते हैं ना, मोहनजोदड़ो से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष। हाँ, यहाँ पर जिला छोड़ दिया। मोहनजोदड़ो किस जिला में? तो मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में है। पाकिस्तान का एक जिला है लरकाना, उसी जिला में मोहनजोदड़ो है। जैसे हड़प्पा मांटगोमरी जिला में है ना, उसी प्रकार लरकाना जिला में कौन है? मोहनजोदड़ो है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज हुई थी 1922 में, यानी हड़प्पा की खोज के 1 वर्ष बाद राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। यहाँ से मिलने वाली पुरातात्विक अवशेष में जो महत्वपूर्ण है उसकी बात कर लेते थोड़ा। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो सबसे बेसी बार पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? स्नानागार मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार से इससे कैसे इतिहास मालूम पड़ता? देखिए, स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में थी। इसका प्रयोग वे लोग सार्वजनिक स्नान के लिए करते। सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ? जैसे पर्व त्योहार के अवसर पर वो लोग स्नान करने के लिए कहाँ जाते थे? स्नानागार में। स्नानागार जिस तरह अभी स्विमिंग पूल होता है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में उसको स्नानागार कहा जाता था। इतना विकसित सभ्यता थी। तो विशाल स्नानागार, विशाल का मतलब क्या? बहुत बड़ा स्नानागार मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार कहाँ मिला? तो देखिए, वो लोग खेती करते थे। खेती करेंगे तो जो अनाज बचेगा वो कहाँ रखेंगे? अन्नागार में ही ना रखेंगे। अन्नागार का मतलब क्या हुआ? उसमें अनाज रखा जाता है। अनाज रखने वाला भवन मिला है, विशाल भवन मिला है जिसमें अनाज रखा जाता था। वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब इससे यह प्रमाणित होता है, इतिहासकार कहते हैं कि उस समय खेती अत्यधिक होती थी। जब खेती अत्यधिक नहीं होगा तो कहां से अनाज बचेगा? जब खाने के लिए रहबे ना करेगा तो क्या रखेंगे कहां से? तो उस समय खेती इतनी ज्यादा होती थी कि खाने के बाद भी जो अनाज बच जाता था उसको कहाँ रख देते थे? अन्नागार में रख देते थे। इसीलिए अन्नागार का प्रमाण मिला, स्नानागार का भी प्रमाण मिला। दोनों कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। बात करते मेसोपोटामिया के मोहरे मिले। मेसोपोटामिया के मोहरा का मतलब क्या हुआ? मेसोपोटामिया की मुद्रा मिली है। उस समय ना मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय मेसोपोटामिया में कौन सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो वहां का रुपया कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार किससे करते थे? मेसोपोटामिया के देश से व्यापार करते थे, इसीलिए उसकी मुद्रा यहाँ पर मिली है। समझ में आया? तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। ये मोहनजोदड़ो का थोड़ा परिचय बोल दिया और मोहनजोदड़ो से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष भी बोल दिए 3 वो। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, मेसोपोटामिया के मुहारे और कांसे की नर्तकी भी याद रखिएगा। कांसे की नर्तकी क्या मिला? मतलब कांसा एक धातु होता है, मिश्र धातु, जो तांबा और टीन को मिलाने से एक मिश्र धातु बनता है, उसे हम लोग कहते हैं कांसा। उसकी नर्तकी मिली है, मतलब जो नाचने वाली औरत होती है ना, महिला होती है नाचने वाली, उसकी मूर्ति मिली है जो किसकी बनी थी? कांसा की। इससे यह प्रतीत होता है कि वो लोग डांस के शौकीन थे, मतलब कि वो नाच देखते थे, नाच गाना पसंद करते थे। इसीलिए ना मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांसे की नर्तकी मिली है। किसकी? कांसे की बनी है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 गो पुरातात्विक अवशेष हर एक नगर से याद रखना है आपको। तो यहाँ पर जो बोले इसको याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया और दुर्ग भाग और निचला भाग में बता दिए। दुर्ग भाग सिंधु घाटी सभ्यता का आकार में छोटा था, लेकिन वो ऊंचा स्थान पर बसाया गया था और वहां पर उच्च वर्ग के लोग, जैसे शासक वर्ग के लोग हो गए, राजा महाराजा, मंत्री संतरी, ये सब दुर्ग भाग में निवास करते थे। और जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे, जो गरीब वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग होते थे, वो सब निचला शहर में निवास करते थे, जो कि आकार में तो बहुत बड़ा था लेकिन वो नीचे बसाया गया था। समझ में आया ना? तो आगे बढ़ते थोड़ा देखिए, देखिए अब थोड़ा मैप दिखाते हैं। देखिए मैप देख लीजिए, ये क्या है? ये पूरा दुर्ग भाग है। ये क्या है? दुर्ग भाग है। और ये क्या है? निचला शहर। देख रहे हैं ना, ये निचला शहर है। तो देखिए आकार में बड़ा कौन है? आकार में बड़ा कौन है? ये है या ये है? आकार में तो बड़ा ये है, ये छोटा है, लेकिन ये दुर्ग भाग है। यहाँ पर जो भी बसेगा, यहाँ पर राजा महाराजा यानी शासक वर्ग के लोग निवास करेंगे, भले ये आकार में छोटा है। यहाँ पर जो भी घर होगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, बड़ा बड़ा भवन इमारत होगा, लेकिन यहाँ पर गरीब वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं निचला शहर में। आकार में ये बहुत बड़ा है, देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा है ये, और ये छोटा है, और ये नीचे बसाया गया था। देख रहे हैं, इससे ये नीचे है। यहाँ पर ये ऊंचाई स्थान पर था और ये नीचे स्थान पर था। तो ये दुर्ग भाग और निचला शहर में समझ में आ गया ना? अब देखते हैं आगे थोड़ा। देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए
देखिए क्या कहता है, हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा की दुर्दशा क्या थी, क्या क्या उसकी खराबी थी, वही देखिए। हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया नगर था, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। कौन किए थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। यहाँ पर हड़प्पा का भी परिचय कर देते, वहां पर मोहनजोदड़ो की कर दिए हैं, यहाँ पर हड़प्पा का कर देते। देखिए थोड़ा हड़प्पा का भी कर देते हैं, और याद रखिएगा हड़प्पा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर है। इसकी खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में, पहले किसका, हड़प्पा का हुआ था 1921 में। और इसकी खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा की जो खोज किए थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। और ये कौन नदी के किनारे है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं ये कहां पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब में, पंजाब, और भारत वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान वाला पंजाब एरिया में है। कौन, हड़प्पा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं जिला कौन सा था, जिला मांटगोमरी, याद रखिएगा जिला। देखिए यहाँ पर बस इतना याद रखिए, कहेगा हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज करता कौन है, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद हड़प्पा कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब बात करते तो हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला है जो इंपॉर्टेंट है, तो हड़प्पा से जो सबसे इंपॉर्टेंट मिला है वो क्या मिला है, तो RH-37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का मतलब जानते हैं, जहां पर जो मर जाते हैं व्यक्ति उसको जहां पर दफनाया या जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो एक कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है जिसका नाम क्या था, RH-37। RH-37 पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रिस्तान मिला है उसका नाम क्या था, RH-37। क्या नाम था, RH-37। और ये कौन नगर से मिला है, हड़प्पा से मिला है। कहां से, हड़प्पा से मिला है। RH-37 कब्रिस्तान कहां से मिला है, हड़प्पा से, याद रखिएगा। हड़प्पा से एक इंपॉर्टेंट चीज मिला है, मटर व तिल की खेती का प्रमाण। पूछा जाता है कि मटर व तिल की खेती का प्रमाण कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो इस सबको याद रखिएगा, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हड़प्पा से मटर व तिल की खेती का प्रमाण मिला है। स्त्री की लघु मृण मूर्तियां मिली है। लघु मृण, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। स्त्री की जो छोटा मूर्ति होती है वो मिली है कहां से, हड़प्पा से मिली है। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिला है, और स्त्री की लघु मृण मूर्तियां कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो इसमें दिक्कत नहीं है हड़प्पा में। अब आगे बढ़ते थोड़ा हड़प्पा समझ लेते हैं। देखिए इसको क्लियर करते हो, इसको समझते हैं आगे। देखिए क्या कहता है, पहला खोजा गया स्थल था, ये बताइए दिया, पहला खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों की बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। जो हड़प्पा था उसको ईंटा चुराने वाला, जो ईंटा चुराता था वो बुरी तरह से हड़प्पा को नष्ट कर दिया था। 1875 में, क्या है, 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ यहाँ पर आया पुरातत्व विभाग, क्या करा, भारतीय पुरातत्व। तो सबसे पहले उनके जो भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष कब बनेंगे, जब पुरातत्व विभाग की स्थापना होगा तब ना। जैसे जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम लिखा है, तो क्या ये पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ ही नहीं रहेगा, तो ये अध्यक्ष कहां से बन जाएंगे, उसके डायरेक्टर कहां से बनेंगे, नहीं ना बनेंगे। तो बात करते थोड़ा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। देखिए बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी 1861 में। कब, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। और भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहे जाते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता कहे जाते हैं। अब काहे कहे जाते हैं बताते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में किया गया। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग का जो स्थापना हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। और ये ब्रिटेन के थे, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी को इसीलिए भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है क्योंकि प्रथम डायरेक्टर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम।
पूछ सकता है पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व का जनक इनको क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्थापना कब हुआ था? 1861 में। अब बात करते हैं 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल, यहाँ पर लिख दिया पहले जनरल मतलब पहले डायरेक्टर, पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर हम बताते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। इसमें कहना यही चाह रहा है कि जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था ना, तो ईंट ले जाने में ना, यहां से कहां देखिए लाहौर से कहां मुल्तान तक रेल लाइन बिछाया जा रहा था, ईंट ले जाने में ना हड़प्पा बीचे में पड़ता था। कहां पड़ता था? बीचे में। वहीं पर हड़प्पा को नष्ट कर दिया था आने जाने वाला सब। इससे कहां ही ज्यादा सुरक्षित कौन था? मोहनजोदड़ो था। सबसे ज्यादा सुरक्षित था मोहनजोदड़ो। तो थोड़ा हम बात करते हैं रेल लाइन बिछाने के क्रम में। देखिए रेल लाइन बिछाया जा रहा था, थोड़ा हड़प्पा सभ्यता की खोज सीधे डायरेक्ट एक के साथ नहीं हो गया, एक के बाद एक हड़प्पा की खोज नहीं हुई, धीरे धीरे मैसेज दिया गया, धीरे धीरे खोज हुई थी, धीरे धीरे विकसित हुआ था। तो हम थोड़ा बेसिक बात जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब इसी से हम थोड़ा बेसिक बात जान लेते हैं, पकड़ते देखिए। सबसे पहले एक डेट याद रखिएगा 1826। हड़प्पा की खोज तो 1921 में आकर हुई थी, लेकिन शुरुआत कब से हुई बताते देखिए। 1826 में क्या हुआ था बात करते हैं। 1826 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने सबसे पहले कह दिए थे कि हड़प्पा का एक टीला है भारत में, लेकिन उस समय इस पर जोर नहीं दिया गया, उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चार्ल्स मैसन ये भी कहकर चुप हो गए और इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और काम आगे बढ़ती गई। 1826 में क्या हुआ? चार्ल्स मैसन ये मैसेज दे दिए थे कि हाँ भारत में हड़प्पा टीला है जिसका खोज किया जाए, लेकिन कोई उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया, अनदेखा कर दिया। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख कब किया गया? 1826 में। और सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख करने वाले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैसन। याद रखिएगा चार्ल्स मैसन। नाम क्या है? चार्ल्स मैसन। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख कौन किए थे? चार्ल्स मैसन ने। कब किया था? 1826 में। फिर एक डेट आता है 1856 में। क्या डेट आता है? 1856। इसके 30 साल बाद 1856 में क्या हुआ देखिए। ब्रंटन बंधु व्यक्ति है, ब्रंटन बंधु कह रहे हैं मतलब दो व्यक्ति होगा। ब्रंटन बंधु मतलब दो व्यक्ति है, एक का नाम है जॉन ब्रंटन और एक का नाम है विलियम ब्रंटन। दोनों के दोनों भाई है, दोनों के दोनों भाई है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ब्रंटन बंधु कहते हैं। 1856 ईस्वी में लाहौर से रेल लाइन बिछाया जा रहा था, लाहौर से कराची तक। पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक क्या बिछाया जा रहा था? रेल लाइन। रेल की जो पटरी होती है ना, वो बिछाया जा रहा था। कहां से कहां तक? लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाया जा रहा था। उसी समय की बात है 1856 में जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय जब खुदाई हुई, रेल लाइन बिछाएगा तो अंदर का खोद कर कुछ निकाला जाता है, तो अंदर की खुदाई में ना कुछ हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तु, ईंटा पत्थर जो भी प्राप्त हुआ होगा, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को 1856 में कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुए। तो ये पूछा जाएगा कि लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने के क्रम में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को कुछ हड़प्पाई वस्तुएं किस वर्ष प्राप्त हुए? 1856 में। और इनको ब्रंटन बंधु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो व्यक्ति है, एक का नाम है जॉन ब्रंटन और एक का नाम है विलियम ब्रंटन। दोनों भाई है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ब्रंटन बंधु। बंधु का मतलब क्या होता है? भाई होता है, या दोस्त होता है, सखा होता है, वही होता है बंधु का मतलब। तो पूछेगा सबसे पहले हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कौन किया? चार्ल्स मैसन ने। कब किया? 1826 में। लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने के क्रम में कुछ हड़प्पाई वस्तुएं जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को यानी ब्रंटन बंधु को किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1856 में। तो देखिए शुरुआत कब से हुआ? 1826 से, फिर 1856 में। फिर बात करते हैं 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दिया गया।
क्या है कि ना पुरातत्व विभाग का स्थापना होगा, भारत में खोज कराया जाएगा हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दिया गया, किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। बता रहे हैं क्योंकि इन्हें पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में भारतीय पुरातत्व का क्या कर दिया गया? स्थापना कर दिया गया। और उनके प्रथम डायरेक्टर बनाया गया, मतलब प्रथम अध्यक्ष बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। और फिर इन्होंने डेट बढ़ते गया 1872 में इन्होंने, कौन? 1872 में बात करते हैं 1872 की। तो 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने संपूर्ण भारत में कहा कि नहीं, अब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया जाए। खोज का घोषणा की 1872 में। कब घोषणा की? क्या घोषणा और खोज करने में अंतर है? घोषणा करने का मतलब हम ये कह दिए, आदेश दे दिए कि हाँ ऐसा काम किया जाएगा, और खोज करने का मतलब तुम खोज के ला दिया तब जाके कहेंगे। तो 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम घोषणा की कि संपूर्ण भारत में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया जाए। समझ में आया? लेकिन खोज करने की घोषणा कर दिया था 1872 में। फिर इसके एक साल के बाद 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। तो घोषणा किया था 1872 में, लेकिन एक साल के बाद इनको कुछ वस्तु प्राप्त हुआ 1873 में। तब तक 1873 तक ये, उसके बाद फिर 1873 के बाद फिर बात करते हैं एक बार 1921 में। क्या आया? अब बात 1902 में, पहले 1902 में अलेक्जेंडर कनिंघम क्या हुए? ये पद से रिटायर हो गया। मतलब कि अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर के पद से हट गए और इसके जगह पर दूसरा डायरेक्टर बनाया गया जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल। तो बताइए 1902 तक रहे थे कौन? पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम 1902 तक। तो क्या 1902 तक हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? नहीं ना हुई है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1902 तक रहे थे। तो अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके समय में होता है? देखिए 1902 में बन गया कौन? सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल बना तो ये रहा था एक बार 1929 तक। 1902 से 1929 तक रह गया कौन? सर जॉन मार्शल, हड़प्पा मतलब पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर है। इसी बीच में 1921 में क्या हुआ? देखिए 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज कौन कर दिया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसी बीच में 1921 में, बताइए 1902 से 29 के बीच में ना 1921 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, ये सब उसी के बीच में आएगा। तो हड़प्पा की खोज 1921 में कौन कर दिए? राय बहादुर दयाराम साहनी। तब बताइए अब कहेगा हड़प्पा की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप कहिएगा सर जॉन मार्शल को, क्योंकि उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। भले पूरा काम कौन किया? अलेक्जेंडर कनिंघम के। बताइए शुरू से अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाए, उनके जनक कहे जाते हैं। 1800 क्या कहते हैं 1902 तक रहे, लेकिन उनके समय में हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। और तब जाकर 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई। तो इसका श्रेय दे दिया जाता है सर जॉन मार्शल को। बताइए काम किया कोई और नाम हुआ किससे और का? हुआ कि नहीं? जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम सारा काम किए, बस सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बन गया। उसके बाद क्या कर दिया है? 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई और 1921 में हड़प्पा की खोज हुई तो पूरा श्रेय दे दिया जाता है किसको? सर जॉन मार्शल को। तो आपसे पूछा जाता है हड़प्पा के खोज के समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोज के श्रेय किनको दिया जाता है? तो सर जॉन मार्शल को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। फिर 1922 में बात करते हैं। इसी के एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गया। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दिए। बताइए दूगो नगर सर जॉन मार्शल के समय में दूगो नगर खोजा गया। अब हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, दूगो नगर खोजाया था। अब सर जॉन मार्शल को लगने लगा कि हाँ भारत में कोई विकसित सभ्यता है जिसका दूगो नगर अभी तक मिल गया। तब जाकर ये 1924 में, डेट क्या था? 1924 ईयर था। 1924 में इन्होंने संपूर्ण विश्व के सामने, पूरा विश्व के सामने यह घोषणा कर दिया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा जो मिली थी रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो जो मिला था सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए यह क्या कह दिया भारत में। तो पूछा जाता है 1924 में कहेगा सर जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के सामने कब यह घोषणा किया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो कब घोषणा किया? 1924 में पूरा विश्व के सामने घोषणा किया। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ, 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ और 1902 से 1929 तक पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन रहा था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल याद रखिएगा। और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ हड़प्पाई वस्तुएं मिली थी। 1872 में क्या हुआ था? घोषणा किए थे कि पूरे भारत में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया जाए।
1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। 1856 में ब्रिटेन बंधु को कुछ हड़प्पाई वस्तुएं मिली थी रेल लाइन बिछाने के क्रम में लाहौर से कराची तक में। 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तो ये सब याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही सब पूछेगा, यही सब जितना ये सब लिखे है ना ये सब याद रखेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जाता है आपके किताब में, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसन 1826 में। तो ये सब समझ में आ गया ना, ये सब याद रखेगा। थोड़ा इसको मिटाते, अब देखिए इसको समझाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ईयर बाय ईयर याद रखेगा सब। देखिए क्या कहता है, दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। पुरातत्वविदों ने दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया, बताया है दुर्ग भाग में उच्च वर्ग के लोग, निचला शहर में निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था, आप थोड़ा ये जानिए, दुर्ग काहे ऊंचा शहर पर बसाया गया, ऊंचा स्थान पर बसाया गया था, और जो निचला शहर था वो नीचे स्थान पर क्यों बसाया गया था, ये कारण जान लीजिए। कह रहा है दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। मतलब कि जो वहां के संरचना थी ना, जैसे जमीन होता है, छत होता है ना, छत किस पर बना है? दीवार के इस सब ईंटा के उसके बाद जोड़ने के बाद ही छत बना है, तो ये ऊंचा स्थान पर होता है। लेकिन जमीन नहीं ना, उस पर छत है नहीं, इसीलिए दुर्ग का जो स्थान था ऊंचा इसीलिए था क्योंकि जो कच्ची ईंट का जो चबूतरा होता है ना, चबूतरा जैसे कोई भी चीज जैसे नाला बनाया जाता है तो उसका चबूतरा बना के ऊपर से स्लेब रख के ढक दिया जाता है, तब वो नाला ऊंचा हो जाता है ना। उसी प्रकार ये था, कच्ची ईंटे का चबूतरा, कच्ची ईंट का मतलब पक्की ईंटों का नहीं, कच्ची ईंट का चबूतरा बना दिया गया था और उसी स्थान पर सबको ढक दिया गया था और उस स्थान पर दुर्ग शहर को बसाया गया था। किसको? दुर्ग को बसाया गया था। यही था दुर्ग की ऊंचाई का कारण। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना है, मतलब संरचना का मतलब क्या हुआ? बसावट, मतलब कैसे बसाया गया था? संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, यही कारण था। उसके बाद देखो, दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। जो दुर्ग शहर था उसको दीवार से, जैसे दीवार से क्यों घेरा जाता है? सुरक्षा के लिए, कोई आक्रमण ना हो, किला जिसको कहते होता है ना दुर्ग। दुर्ग का मतलब स्वयं एक किला होता है, दुर्ग का मतलब ही होता है किला। सिंधु घाटी सभ्यता में हर एक नगर में दुर्ग था, केवल एक नगर को छोड़कर। चनहुदरों में दुर्ग नहीं था, मतलब चनहुदरों में किला नहीं बनाया गया था। बाकी जितने भी शहर थे ना, उस सब नगर में किला बनाया गया था कि कोई आक्रमण ना करे, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किला बनाया जाता है। तो दीवार से घेरा गया था। क्या कहता है? दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। यहाँ पर कह रहा है अलग किया गया था, अलग भी किया गया था, और दूसरा बात यह था कि आक्रमण नहीं हो। दो कारण है, सबसे पहले आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा, दीवार रहेगा तो, और निचला शहर को अलग कर दिया गया। मान लीजिए जैसे गांव देहात में किसी भी चीज का बंटवारा होता है तो आरी बांध दिया जाता है ना, जैसे जमीन का बंटवारा होता है तो अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार दुर्ग शहर और निचला शहर में जो बंटवारा किया गया था, अलग किया गया था, उसके बीचों बीच एक दीवार घेर दिया गया था। क्या घेर दिया गया था? दीवार घेर दिया, दीवार से घेर दिया जाता था। और दीवार से इसलिए भी घेरा जाता था जिसे दीवार पूरा शहर के चौहद्दी के बीच एकदम पूरा बनाया गया था। लास्ट छोर पर दीवार बनाया था, सबसे ऊंचा किला था, वहां से सुरक्षा प्रदान मिलता था किसको? उस नगर को। तो क्या कहता है? जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, मतलब जो दीवार से घेरा गया था उससे दुर्ग शहर और निचला शहर को अलग किया गया था। किसके द्वारा? एक दीवार के द्वारा। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था, दीवार से घेरा गया था, लेकिन जो कुछ भवन थे उसको कई चबूतरे पर बनाया गया था। निचले शहर में भी कुछ भवन होते हैं ना जो विकसित होते हैं, जैसे गांव में निम्न वर्ग में भी कितने होते हैं, कोई विकसित होते हैं, कोई ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। तो यही कह रहा है, इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। कोई भवन को जो मान लीजिए जो थोड़ा अमीर टाइप का होगा, निम्न वर्ग में भी जो थोड़ा अमीर टाइप का होगा, उसका घर किस पर बना होगा? ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जो नींव का कार्य करते थे। नींव का मतलब क्या था? किसी भी चीज का नींव, बेस होता है ना, बेस वही होता है नींव। तो नींव का कार्य करता था। चबूतरा क्या करता था? नींव का कार्य मजबूती प्रदान करता है नीचे से, कि हाँ भवन को गिरने नहीं देता है। नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि, अनुमान का मतलब क्या हुआ? कंफर्म नहीं है, अनुमान से कह रहे हैं हम। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, 1 घनीय मीटर प्रतिदिन मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख
श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। बताइए यहां पर समझिए, यदि एक मजदूर क्या कहता है, एक मजदूर या श्रमिक का मतलब कहता है एक मजदूर प्रतिदिन यानी हर एक दिन एक मजदूर 1 घनीय मीटर, 1 घनीय मीटर उस समय का कुछ नापतोल होगा, 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता है। जैसे अभी मिट्टी ढोने के लिए कटरा बाल्टी का प्रयोग किया जाता है किसी भी बर्तन का, उसी प्रकार उस समय 1 घनीय मीटर था, उसी में मिट्टी ढोता था। तो मात्र आधारों को बनने के लिए, आधार का मतलब क्या होता है, बेस होता है ना, बेस का मतलब क्या होता है, आधार नींव। तो बेस को बनाने के लिए केवल 40 लाख श्रम दिवसों मतलब अर्थात बताइए 1 घनीय मीटर एक मजदूर प्रतिदिन धोता होगा 1 घनीय मीटर मिट्टी, तो 40 लाख मजदूर लगता है कितना बनाने में, केवल उसका बेस तैयार करने में, मतलब उसका आधार तैयार करने में 40 लाख श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो बता सकते हैं आप घर बनाने में कितना लगता होगा, बताइए 40 लाख श्रम दिवस मतलब 40 लाख श्रमिक लगते थे केवल उसका आधार बनाने में। कितने श्रमिक, 40 लाख, बहुत बड़ा पैमाना है, इसलिए लिखा है बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब आवश्यकता पड़ी होगी मतलब अनुमान से कह रहे हैं आवश्यकता बहुत ज्यादा श्रम की पड़ी होगी। समझ में आया, जैसे 40 लाख मजदूर बताइए केवल एगो घर के आधार बनाने में लगाएगा तो वो घर बनाने में कितना मजदूर लगाएगा बताइए। समझ में आया, तो 40 लाख क्या एक ही दिन 40 लाख थोड़ी ना काम करेगा, 40 लाख तो उस समय जनसंख्या भी नहीं होगी। 40 लाख मतलब कि मान लीजिए एक दिन में 10 व्यक्ति काम करेगा तो 40 लाख मजदूर का मतलब क्या हुआ, 10 व्यक्ति करेंगे तो इसी प्रकार दिन बाय दिन, हाँ लेकिन 40 लाख व्यक्ति का गिनती किया जाता है। देखिए अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। जब चबूतरा का निर्माण हो जाएगा तो उसी क्षेत्र पर ना, जब मान लीजिए किसी भी चीज का नींव डालता है ना बेस, उसी आधार पर उसका घर बनाया जाता है। जैसे नींव छोटा डाल दिए तो घर क्या बड़ा बना सकते हैं, नहीं ना। जिस तरह नींव डालेंगे, छोटा नींव डालेंगे तो छोटा घर बनाएंगे, अगर बड़ा नींव डाले तो बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा आधार रहेगा तो बड़ा घर बनाएंगे। तो क्या कहता है, सीमित था, क्या कह रहा है, सीमित था, मतलब जितना दूर में आप नींव डाले उतना ही दूर में घर बनाइएगा, सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। बस्ती का नियोजन, बस्ती का मतलब गांव जैसे होता है ना अभी गांव, उसी प्रकार बस्ती का नियोजन किया गया था। और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, कार्यान्वयन मतलब कार्य का विभाजन किया गया था। जिस प्रकार जो बस्ती होगा उसी बस्ती में काम का भी बंटवारा कर दिया गया था। कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है। कार्यान्वयन नियोजन के अन्य शहर में ईंटें शामिल, ईंटें का मतलब पक्की मिट्टी का ईंट बनता है, ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर, ईंट कैसे बनता है आप लोग अभी जैसे चिमनी में देखते होगा ईंटा पकता है, उस समय धूप से भी सुखाया जाता था या भट्टी में पकाया जाता था ईंटा को। अभी की तरह तो चिमनी था नहीं, धूप में या तो ईंटा सूख गया तो सूख गया, यानी तो भट्टी में सुखाया जाता था ईंटा को, यानी पका कर बनाई गई हो। एक निश्चित अनुपात की होती थी जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। मतलब ये क्या है, किसका लंबाई चौड़ाई है, ये ईंटा का लंबाई चौड़ाई दे रहा है। ईंटा की लंबाई चौड़ाई 4 गुनी और 2 गुनी होती है। ईंटा की लंबाई चौड़ाई 4 गुनी और 2 गुनी, ये ईंटा की लंबाई चौड़ाई दिया है। प्रकार की ईंटें सभी क्या कहता है, इस प्रकार की सभी ईंटें हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। इस प्रकार के सभी ईंटें हड़प्पा सभ्यता में आप ये नहीं कह सकते कि एक ही प्रकार के ईंटा था, कई प्रकार के ईंटा था, कई प्रकार के 2 या 3 प्रकार के ईंटा था। जैसे पक्की ईंट हो गया एक प्रकार का, कच्ची ईंट हो गया, कोई घनावाकार था, कोई चतुर्भुजाकार था, कोई आयताकार ईंटा था, चौकोर ईंटा था, सब प्रकार के ईंटा था। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, हड़प्पा की दुर्दशा भी समझा दिए, ये सब भी समझा दिए, ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते अब देखिए अब कर रहा है नालों का निर्माण। हाँ ये भी एक इंपोर्टेंट विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नाला का निर्माण किया गया था। तो नाला का निर्माण क्यों किया जाता है, अभी भी देखते हो ये गांव घर में नाला या शहर में नाला क्यों बनाया जाता है, जो अपशिष्ट पानी, जो खराब पानी होता है, जो खराब जल होता है, उसको नाला के माध्यम से शहर से बाहर निकाला जाता है। समझ में, नाला के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, वो शहर नियोजन प्रणाली थी, नगर पालिका जैसा था। आज की सभ्यता से कई गुना विकसित थी सिंधु घाटी सभ्यता। बताइए अभी तो गांव में कुछ गरीब वर्ग के लोग थे, उस समय सब अमीरे थे। तो नालों का निर्माण किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। और नालों का निर्माण कैसे किया गया था, थोड़ा इसलिए जाते हैं। सबसे पहले ये समझ में आया नालों का निर्माण क्यों किए थे।
जो अपशिष्ट पानी, जो खराब पानी होगा, मान लीजिए किचन में जो जल बच जाता है, कोनो चीज को धोने के बाद जो जल बच जाता है वो खराबे पानी होगा, उसको बाहर निकालने के लिए निकासी, जल निकासी प्रणाली के लिए क्या बनाया गया था? नाला बनाया गया था। अभी तो रोडे पर फेंक देता है पानी, लेकिन उस समय नाला के माध्यम से क्या करता था? खराब पानी को बाहर निकालता था शहर से बाहर। अभी की तरह नहीं कि रोड पर फेंक दिए, पानी पटा दिए रोडे पर, पानी पानी होएगा, कोई टेंशन है। तो उस समय बहुत अच्छे तरह से शहर का व्यवस्था किया गया था। तो देखिए हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं, मतलब सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। बताया ना, जल निकासी मतलब जल को निकालने के लिए नाला का निर्माण कराया गया था, जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को किस पद्धति के आधार पर बसाया गया था? ग्रिड पद्धति के आधार पर। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को किस पद्धति के आधार पर बसाया गया था? ग्रिड प्रणाली के आधार पर। किस प्रणाली? ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाया गया था। और नहर का निर्माण, नाला का निर्माण किया गया था। घर के बगल से छोटी नालियां गुजरती थी, फिर उस नाले के माध्यम से खराब पानी जाता था कहाँ? मुख्य नाली में। नाला दो तरह का होता था, एक छोटी नालियां, एक मुख्य नाली। मुख्य नाली मतलब मेन था, जो बड़ा होता था। छोटी नालियां जो घर के बगल से गुजरती थी। मान लीजिए आपके घर से मेन नाला गुजरेगा तो आपका कोई टेंशन नहीं, लेकिन छोटी नालियां इसलिए थी कि आपके घर का जो अपशिष्ट पानी है वो छोटी नालियां में जाएगी। छोटी नालियां से जाते जाते कहाँ जाएगा? मुख्य नाले में। और मुख्य नाला कहाँ? उसको शहर से बाहर निकासी कर देता है। समझ? उसी प्रकार छोटी नालियां, उसके बाद बड़ी नालियां बनाई गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को किस पद्धति के आधार पर बसाया गया था? ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया गया था। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी में जो सभ्यता में जो सड़क थी वो एक दूसरे को ना समकोण पर काटती थी। कैसे? समकोण पर। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर। यहाँ पर ये याद रखेगा, यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को किस आधार पर बसाया गया था? ग्रिड पद्धति के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को कैसे काटते थे? तो समकोण पर। कैसे? समकोण पर काटते थे। समकोण पर इसलिए काटते थे ना कि जाम की समस्या नहीं हो। मतलब सड़क बनाएगा तो देखते ना, तिरछा तारछी सड़क बना देता है अभी, तो ऐसा सड़क नहीं बनाया गया था, समकोण पर। समकोण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जाम नहीं लगना चाहिए, किधर भी एकदम जगह रहना चाहिए बहुत ज्यादा, तो समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। नाली के साथ गली को बनाया गया था। बताया ना कि गली कुची से छोटी नालियां गुजरती थी, घर के बगल से आपकी छोटी नालियां गुजरेगी, और मुख्य नाली जो होगी वो मेन रोड में, जो बड़ा सड़क होगा उसके काते काते क्या होगा? मुख्य नाली होगा। तो नालियों के साथ साथ गली बनाई गई थी। उसके बाद फिर उनके अलग अगल बगल क्या कहते हैं? अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। ये सब पहले बताया। घर के बगल में क्या होता था? छोटी नालियां गुजरती थी। यदि घरों के गंदे पानी यानी जो खराब पानी है वो गलियों की नाली से, बताया ना, गली की नाली मतलब छोटी नालियां से प्रवाहित होकर जोड़ना था। और प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। प्रत्येक घर का एक दीवार कम से कम गली से सटा होना अनिवार्य था, ताकि नाली के माध्यम से खराब पानी प्रवाहित हो सके। अब सबके घरे घरे तो नाली बनाएगा नहीं, वो गली के माध्यम से छोटी नाली बना दिया जाता था। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा। देखिए मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। मोहनजोदड़ो की ये नाली है, देखिए, और नाली इतना बड़ा बनाया गया था कि उसमें आदमी प्रवेश कर सकता था सीधे। इतना बड़ा नाली बनाया जाता था। देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति है, और ये क्या है? नाली है। ये नाली का पिक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यक्ति नाली में प्रवेश कर रहा है। और नाली का साफ सफाई करने के लिए ना बीच बीच में हॉल की तरह बनाया गया था, जिसे नाली को खोलने के लिए, मान लीजिए ये नाली है तो बीच बीच में क्या बनाया जाता था? हॉल को बना दिया जाता था, ताकि सप्ताह में 1 महीना पर नाली की साफ सफाई कर दिया जा सके। और इतना बड़ा नाली बनाया गया था कि उसमें आदमी प्रवेश कर सकता था। देख रहे हैं आदमी प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर ये व्यक्ति है और ये नाली है। बात करते हैं घर की तरह नाली होता था, भले पतला था। ये चित्र देखकर समझ में आएगा ये क्या है? नाली है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और याद रखिएगा ये सब क्या कहता है? दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। मतलब दुर्ग भाग ऊंचा था, निचला भाग नीचे बसाया गया था। ये सब बताया। निचला भाग क्या था? बड़ा था आकार में, जो दुर्ग भाग था वो छोटा था आकार में। इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीरा तथा लोथल। धौलावीरा और लोथल दोनों जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के ना, वो कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। इसमें से इंपोर्टेंट कौन है? लोथल थोड़ा इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोथल की चर्चा कर देते हैं। ऐसे आगे आएगा तो कर देंगे, लेकिन आगे कहीं नहीं है, इसीलिए हम लोथल के यहाँ पर चर्चा कर देते हैं।
बात करते हैं थोड़ा लोथल की। लोथल की तो पहले बात करेंगे लोथल की खोज कब हुआ था। लोथल की खोज 1957 में हुआ था। लोथल की खोज कौन किए थे? तो रंगनाथ राव, SR राव पूछा जाता है। लोथल की खोज करता कौन है? रंगनाथ राव, SR राव। से क्या होता है? रंगनाथ, ऐसे श्री रंगनाथ राव। लोथल का खोज कब हुआ? 1957 में। कौन किए थे? SR राव, रंगनाथ राव लोथल के खोज किए थे। कौन नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। ये खूब पूछा जाता है, लोथल कौन नदी के किनारे? खोज करता पूछे जाए ना, लेकिन लोथल का नदी पूछ लेता है हर हाल में। कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। बताया लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। और लोथल इसलिए इंपोर्टेंट है कि यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है भाई बताओ? बंदरगाह क्या होता है? जहां पर बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, जहाजों के स्टेशन पर समुद्र में मान लीजिए व्यापार होता है समुद्री मार्ग से, तो क्या जहाज एक बारी खुलती है तो सीधे जाकर अपने लक्ष्य पर ही थोड़ी पहुंचती है, बीच में तो रुकेगी। जैसे ट्रेन का स्टेशन होता है ना, उसी प्रकार जहाज का जो स्टेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डॉक यार्ड कहते हैं। इंग्लिश में डॉक यार्ड कहते हैं। इंग्लिश में इसको डॉक यार्ड कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। इसको हम पत्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तन। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। पतन का मतलब क्या हुआ? बंदरगाह होता है। तीन को कहेगा, बंदरगाह, पतन, डॉकयार्ड, गोदीपाड़ा। इसको गोदीपाड़ा भी कहते हैं, गोदीपाड़ा। सब इसी का नाम है। बंदरगाह का ही नाम क्या है? गोदीपाड़ा नाम है, डॉकयार्ड नाम है, पत्तन नाम है, सब का नाम एक ही है, बंदरगाह। तो पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण किस नगर से मिला है? लोथल से मिला है। कहां से? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से मिला है। या पतन का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से मिला है। गोदीपाड़ा का प्रमाण क्या से? लोथल से। तो कहेगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर कौन था? लोथल था। बंदरगाह। इससे यह प्रतीत होता है कि वो लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करना जानते थे। देखिए इतिहास में कल ही बताए थे, स्रोत और प्रभाव का बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्रोत मिलता है उसी से बारे में, जैसे यहाँ पर बंदरगाह का प्रमाण मिला, तो हम लोग यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना समुद्री मार्ग से व्यापार करना जानते थे, इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह बनाया गया था। इतिहास में स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और स्रोत मिलेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ये समझ में आया। लोथल का थोड़ा परिचय याद रखेगा, और लोथल से एक याद रखेगा, धान की भूसी। पूछा जाता है धान व बाजरे की खेती का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से भी मिला है और रंगपुर से भी मिला है, लेकिन इंपोर्टेंट कौन है? लोथल। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह का प्रमाण। धान की भूसी कहां से मिला है? लोथल से मिला है। और युगल समाधान, युगल समाधान को पूछा जाता है। कहेगा युगल समाधान कहां से मिला है? युगल का मतलब क्या होता है? दो होता है ना, युगल का मतलब दो होता है, और समाधान का मतलब व्यक्ति जो मर जाता है, सब होता है, सब, उसी को सब कहते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है उसके लाश को क्या कहते हैं? सब कहते हैं। तो युगल समाधान का मतलब होता है दो व्यक्तियों के एक ही साथ दफनाया गया था। मतलब दो व्यक्तियों को एक ही साथ, महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। कहां पर? लोथल में दफनाया गया था। लोथल में एक ही साथ महिला एवं पुरुष को दफनाया गया था। इससे क्या जानते हैं हम? इससे हम यही जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता है? जब पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी बलजोड़ी उसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो लोथल से जब युगल समाधान मिला, उसमें एक महिला थी, एक पुरुष थी। तो इससे यही प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा थी। तो ये सब समझ में आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आज की सेशन को रहने देंगे, आगे बढ़ते। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के घर है, बताएंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। गृह स्थापत्य क्या है? गृह स्थापत्य मतलब घर को बनाने का कला, घर बनाने का कला। देखिए कहता है मोहनजोदड़ो का निचला शहर, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवन, जो आवासीय भवन था उसके उदाहरण को प्रस्तुत करता है। एक आंगन पर केंद्रित है। इनमें से एक आंगन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में घर कैसे बनाए जाते हैं हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ना घर ऐसे बनाए गए थे कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। हर एक घर में एक किचन, एक बाथरूम होना था, हर एक घर में एक आंगन होते थे। हर एक घर का दरवाजा जो था वो गली के सड़क की तरफ खुलती थी। हर एक घर का पूछा जाता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता में घर का दरवाजा किस तरफ खुलती थी, गली के सड़कों की तरफ कि मुख्य सड़कों की तरफ, तो गली के सड़कों की तरफ। अब गली के सड़कों की तरफ क्यों खुलता था और मुख्य सड़क की ओर क्यों नहीं? अगर बताइए मुख्य सड़क की तरफ, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मुख्य सड़क की तरफ अगर दरवाजा खुलती ना तो जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। क्या होती? जाम की समस्या। जैसे मुख्य सड़क पर वाहन आते जाते रहते हैं। स्नान घर प्रत्येक घर में निजी संसाधन के रूप में क्या बनाया गया था? स्नान घर बनाया गया था। और सार्वजनिक संसाधन के रूप में स्नानागार बनाया गया था। दोनों में अंतर है। उसके बाद देखिए, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। बताए हैं दीवार के माध्यम से कहां जाएगी? जो नहाएगा तो अपशिष्ट पानी होगा वो कहां जाएगा? गली की नाली में, जो छोटी नाली होगी उसके बाद कहां जाएगा? मुख्य नाली में, उसके बाद बाहर चला जाता है पानी। माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल मतलब अभी जैसे कहते हैं ना 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, ऐसे मकान दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कुछ घर में क्या होते थे? दूसरे तल मतलब एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रमाण मिला है, या नीचे से छत पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रमाण भी मिला है। समझ में? कई आवासों में कुएं थे। कितने घरों में कुएं बनाए गए थे? कुएं क्यों बनाए गए थे? तो उस समय तो कल था नहीं, नल था नहीं, बोर्डिंग था नहीं। कुएं से या पोखरी से ही, तालाब से ही पानी भर के लाते थे, नदी में से ही पानी भर के लाते थे। अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, कहेगा मोहनजोदड़ो से कुल कितने कुएं मिले हैं? तो लगभग 700। लगभग कन्फर्म नहीं, अनुमान लगाया मतलब लगभग की बात हो रहा है। कन्फर्म नहीं है कि 700 मिला है कि 600 मिला है कि 500 की 800 मिला है। 700 लगभग कह रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कुआं मिला है, लगभग 700 कुएं मिले। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली पद्धति प्राचीन काल की। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, मैके एक अर्नेस्ट मैके नाम है, पुरातत्वविद थे। उन्होंने लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाली खोजे गए थे, नाली का प्रमाण मिला है, उसके बारे में ना अर्नेस्ट मैके का कहना यह है कि यह ऐसी प्रणाली है जो आज तक अर्नेस्ट मैके नहीं देखा था। वही कह रहा है, यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली। सर्वथा मतलब सबसे अच्छा प्रणाली है कौन? नाली का प्रमाण। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। हर आवास कहां से जोड़ा गया था? नाली के हर आवास जोड़ा गया था गली की नाली से, मुख्य नाली से नहीं, गली के नाली से। मुख्य नाले यहाँ पर है। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों, जो जमाई गई ईंटों से उससे बनाया जाता था, बने थे, और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिसको स्लेब कहते हैं ना, स्लेब, सीला। मान लीजिए नाला बना दिया, दो तरफ से, बीच में हौद है, उसमें पानी जाएगा। ऊपर से कुछ ढकने के लिए पत्थर या कुछ का बना दिया जाता था। उस समय पत्थर का या ईंटा का बना दिया जाता था, तो सीला से ढक दिया जाता था नाला को। वैसे खुले छोड़ेगा तो उसमें तो कोई गिर भी सकता है, कुछ फंस भी सकता है, लेकिन बीच बीच में हौद बनाया गया था नालों की साफ सफाई करने के लिए। देखिए, ऐसी ईंटों से ढका गया था, मतलब ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। मतलब जैसे नाला का साफ करना है तो उसके लिए बताया बीच बीच में हौद बनाया गया था, उसको हटाकर साफ करके फिर उसे ढक दिया जाता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। चूना पत्थर की पट्टिका, पत्थर का भी शिला बनाकर, चूना पत्थर का शिला बनाकर ढक दिया गया था नाला को साफ सफाई करने के लिए, ताकि चूना पत्थर का क्या बनाया गया था? इसमें भी दिमाग लगाने वाला लॉजिक है, क्योंकि उसको ये पता चले कि यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर जगह छोड़ा गया। सबतर एक एक कलर रहेगा तो क्या पता चलेगा कि कहाँ पर साफ सफाई करने के लिए जगह छोड़ा गया, क्या नहीं। इसीलिए चूना पत्थर से कुछ अलग था, सोच समझ के वो लोग बनाए थे। पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी। जो घर की नाली थी वो कहाँ खाली होती थी? एक मलकुंड में, एक हौद में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों से बाहर जाता था। मान लीजिए जो कचरा, पानी के साथ ही कचरा बहता रहता है ना, तो उसको छानने के लिए एक हौद में जमा होगा, उसके बाद कचरा वहीं पर आ जाएगा और जो पानी होगा खराब पानी वो नाली के माध्यम से चला जाता है। तो क्या कहता है, जिसमें ठोस पदार्थ का मतलब जो कूड़ा कचरा होता था वो रुक जाता था और पानी जाता था, पानी गली के नालियों में से बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ लंबे अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही की मतलब है। क्या कर रहा है, देखिए, मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे, ये सब समझ में आ रहा है। अब तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। अब थोड़ा हम यहाँ पर घर का पिक्चर दिखाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घर कैसे बनाया गया था। देखिए
आप लोगों को ये दिख रहा है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में घर इसी प्रकार बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर इसी प्रकार बनाया गया था। देख रहे हैं 2 मंजिल 3 मंजिल, यहाँ पर सब लिखा गया है। 16 देखिए देखिए देख रहे हैं यहाँ पर 16, रूम नंबर 16 है, मतलब कमरा संख्या क्या है 16 है। यहाँ पर 15 के का है, यहाँ पर 15, ये सब कमरा का नंबर दिया गया था। यहाँ पर 12 के का, ये देख रहे हैं घर बनाया गया, इसी प्रकार से घर बनाया गया था। हर एक घर के बीच में आंगन होता था, किचन होता था, बाथरूम होता था, स्नान घर होता था, खिड़की खुली होती थी सब रूम में। देख रहे हैं यहाँ पर खिड़की खुला है। 15 देख रहे हैं रूम सब में खिड़की बनी होती थी। इसी प्रकार घर बनाया गया था। 1 मंजिल 2 मंजिल जय मंजिल बनाना होता था ना, उस मंजिल के हिसाब से बनाया था, जिसको तला कहा जाता था, तला। तो यहाँ पर समझ में आएगा। उसके बाद देखिए अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948, एक पुस्तक लिखे अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जो कब प्रकाशित हुआ 1948 में। पूछा जाता है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, अर्नेस्ट मैके। कौन, अर्नेस्ट मैके। कब प्रकाशित हुआ था 1948 में। जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, मतलब जल निकासी प्रणाली यानी नाला केवल बड़े शहर में ही नहीं, जैसे दुर्ग भाग है तो वहां पर ही नाला नहीं बनाया गया था, निचले शहर में भी नाला का निर्माण किया गया था। समझ में, सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी छोटी बस्तियां, जो छोटे छोटे गांव थे, जो छोटे छोटे ग्राम थे, वहां पर भी नालियां बनाई गई थी, छोटी छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। बताइए लोथल में जहाँ पर जो घर बनाया गया था कच्ची ईंटों के और नालियां पक्की ईंटों के, घर बनेगा वो कच्ची ईंट के, नाली बनेगा पक्की ईंट के। बताइए कितना विकसित सभ्यता सब था। जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था कहाँ, घर बनाने के लिए यानी आवास के निर्माण के लिए, और वहीं नालियां किसकी बनी होती थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो पूछेगा पक्की ईंटों की नाली कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। पक्की ईंटों की नाली लोथल से मिला है। सीधे नाली का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। अब कथी का मिला है ये नहीं पूछेगा, जब पक्की ईंट के लगा के पूछेगा तो लोथल कहिएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो आज की सेशन को रहने देते हैं, फिर इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की सेशन सबको समझ में आई ना। आज की क्लास किसी को दिक्कत हुई होगी तो कमेंट में बताइएगा जरा, ठीक है। तो रहने देते हैं आज की क्लास को। हो गया सोनू भाई, बंद कर दीजिए।